कश्मीर ने संस्कृत को दिया है और उसके क्षितिज का विस्तार किया है। दर्शन, कला, साहित्य, खगोल विद्या, एस्ट्रोलॉजी, चिकित्सा, किस किस क्षेत्र में कश्मीर ने अपने मौलिक चिंतन से, संस्कृत के माध्यम से अपने विचारों को सारे विश्व में नहीं पहुंचाया है। तो साहित्य को ले लें, 3-4 भागों में विभक्त करते हुए, एक वो जो कि पौराणिक साहित्य है। कश्मीर में 1-2 नहीं, 3 पुराण कश्मीर के विचारकों ने, कश्मीर के धर्मशास्त्रियों ने रचे हैं, जिनका अपना महत्व है। नृतत्व शास्त्र की दृष्टि से, एंथ्रोपोलॉजी की दृष्टि, कल्चरल हिस्ट्री की दृष्टि से उनका महत्व है और साहित्यिक अभिव्यक्ति की दृष्टि से उनका महत्व है। इसका मतलब ये है कि कश्मीर के जो पुराने ग्रंथ है, पुराना साहित्य है, वो एक प्रकार से संस्कृत की ही एक बहुत बड़ी, कश्मीर का संस्कृत के प्रति इतनी बड़ी देन है। और जैसे ब्यूलर ने कहा है कि अगर हमें भारतीय भाषाओं, जो इंडो आर्यन लैंग्वेजेस हैं, उनके विकास की कहानी कहनी है तो हमको कश्मीरी भाषा का अध्ययन करना पड़ता। शेल्डन पॉलक ने संस्कृत के बारे में लिखा है कि वो वैसे ही एक ग्लोबल लैंग्वेज आरंभ के युगों में थी, अर्ली एजेस में थी, जैसे कि आज अंग्रेजी है। इसलिए उन्होंने इसको संस्कृत का कॉस्मोपोलिस कहा था। इस कॉस्मोपोलिस यानी वैश्विक नगर, एक पूरा नगर जो है जहाँ सिर्फ संस्कृत ट्रांस रीजनल लैंग्वेज के रूप में रीजन्स को क्रॉस करके बोली जाती थी, समझी जाती थी। नमस्कार, आज के इस एपिसोड में डॉक्टर शशि शेखर तोशखानी जी आपको कश्मीर की संस्कृत सभ्यता और कश्मीरियों का संस्कृत साहित्य में कितना ज़बरदस्त योगदान था उसके विषय में बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब ये भी आपको बताएंगे कि कश्मीर में जो संस्कृत सभ्यता थी, उसका इन्फ्लुएंस, संस्कृत भाषा का जो प्रभाव था पूरे विश्व में इतना ज़्यादा था जितना आप कंपेयर कर सकते हैं आजकल के जो इंग्लिश लैंग्वेज का प्रभाव पूरे विश्व में है, उतना ही ज़्यादा होता था। तो मैं ज़्यादा समय न गवाते हुए मैं आपको डॉक्टर साहब के पास ले जाता हूं और आप इस एपिसोड को दिलचस्पी से सुन लीजिए। धन्यवाद। संस्कृत के प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान वेस्टर्न स्कॉलर शेल्डन पॉलक ने संस्कृत के बारे में लिखा है कि वो वैसे ही एक ग्लोबल लैंग्वेज आरंभ के युगों में थी, अर्ली एजेस में थी, जैसे कि आज अंग्रेजी है। इसलिए उन्होंने इसको संस्कृत का कॉस्मोपोलिस कहा था। इस कॉस्मोपोलिस यानी वैश्विक नगर, एक पूरा नगर जो है जहाँ सिर्फ संस्कृत ट्रांस रीजनल लैंग्वेज के रूप में रीजन्स को क्रॉस करके बोली जाती थी, समझी जाती थी। इसमें लोग अपने विचारों को, विश्वासों को, भावनाओं को, ज्ञान विज्ञान के प्रवाह को अभिव्यक्त करते थे। कश्मीर इस कॉस्मोपोलिस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग ही नहीं, बल्कि कहेंगे कश्मीर को सेंट्रलिटी मिली हुई, क्योंकि कश्मीर ने संस्कृत को बहुत कुछ दिया भी है। जो विचार हैं, विश्वास हैं, आदर्श हैं, मूल्य है, जो खासकर जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है भारतीय साहित्य का, वो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है उसका बहुत कुछ संस्कृत का दिया हुआ है। कश्मीर का महत्व है कि साहित्य शब्द जो है, ये शब्द ही कश्मीर के कुंतक की कोइनेज है।
कुंतक 11वीं शताब्दी के फिर संस्कृत के एस्थेटिक्स के, संस्कृत काव्य शास्त्र के एक बहुत बड़े विद्वान, एक बहुत बड़े विचारक रहे हैं। उन्होंने, भामा ने शब्द और अर्थ के साहित्य के आधार पर, टुगेदरनेस के आधार पर, वर्ड एंड मीनिंग के टुगेदरनेस के आधार पर उन्होंने साहित्य की परिभाषा, काव्य की परिभाषा की। और कुंतक उस बात को लेते हुए, उस बात ग्रहण करते हुए साहित्य शब्द का आविष्कार कर दिया, जो आज हर कोई जिसका प्रयोग कर रहा है लिटरेचर के अर्थ में। तो कश्मीर का सबसे बड़ी देन तो पहले यही है कि साहित्य शब्द जो है वो कश्मीर के ही एक काव्य शास्त्री का, एक सौंदर्य शास्त्र के विचारक कुंतक की देन है। और कश्मीर इस कॉस्मोपोलिस का, जिसमें म्यांमार से लेकर पूरे हिंदू कुश के पार तक, और फिर नॉर्थ एशिया, नॉर्थ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, वियतनाम, कंबोडिया, कहाँ कहाँ संस्कृति नहीं थी, जो जहाँ की ये एक रीजन, ट्रांस रीजनल लैंग्वेज के रूप में इसका प्रयोग नहीं होता था। कम से कम पहले मिलेनियम में तो निश्चय से, और पहले मिलेनियम के बाद भी काफी देर तक संस्कृत जो है एक बहुत बड़े प्रदेश की, बहुत विश्व की बहुत से देशों की एक ऐसी भाषा थी जो कि वहाँ विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम थी। कला के निर्माण के लिए जो अवधारणाएं थी, उन अवधारणाओं का स्रोत थी। जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, वो कॉन्सेप्ट जो हैं वो संस्कृत ने ही दिए थे। और वो उसमें से अनेक कॉन्सेप्ट्स जो हैं, अनेक विचार जो हैं, अनेक कॉन्सेप्ट्स जो हैं, वो कश्मीर के दिए हुए हैं। कश्मीर ने संस्कृत को जो कुछ दिया और संस्कृत से जो कुछ लिया है, वो अपने में बहुत ही गहराई से सोचने पर बहुत ही रोचक विषय है। ऐसा हम कह सकते हैं कि कश्मीर की भाषा और संस्कृत का कोई ना कोई शायद अभिन्न संबंध रहा है। शायद ये कॉग्नेट वर्ड्स हैं, कश्मीरी भाषा और संस्कृत, क्योंकि कश्मीरी में जो, या बाकी भारतीय भाषाओं में भी जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेम में जो कॉन्सेप्ट्स है वो संस्कृत से लिए गए हैं। और फिर संस्कृत की जो ट्रमेंडस शक्ति है शब्द निर्माण की, वो शब्द निर्माण की जो शक्ति संस्कृत की है, उसके कारण संस्कृत की जो रीच है, संस्कृत की जो पावर है एक्सप्रेशन का, एक्सप्रेसिविटी का, वो बहुत ही विस्तृत है। उस विस्तृत पावर में कश्मीर ने संस्कृत को दिया भी है और संस्कृत से लिया भी है। और कश्मीर के संबंध के बारे में कहते हुए ये कहूँ कि जब साहित्य की बात आती है तो अनेक भागों में हम इसको विभक्त कर सकते हैं। जो कुछ कश्मीर ने संस्कृत को दिया है और उसके क्षितिज का विस्तार किया है, दर्शन, कला, साहित्य, खगोल विद्या, एस्ट्रोनॉमी जिसको कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी, चिकित्सा, किस किस क्षेत्र में कश्मीर ने मौलिक चिंतन, अपने मौलिक चिंतन से, संस्कृत के माध्यम से अपने विचारों को सारे विश्व में नहीं पहुंचाया है। तो साहित्य को ले लें, 3-4 भागों में विभक्त करते हुए, एक वो जो कि पौराणिक साहित्य है। कश्मीर में 1-2 नहीं, 3 पुराण कश्मीर के विचारकों ने, कश्मीर के धर्मशास्त्रियों ने रचे हैं, जिनका अपना महत्व है नृतत्व शास्त्र की दृष्टि से, एंथ्रोपोलॉजी की दृष्टि से, कल्चरल हिस्ट्री की दृष्टि से उनका महत्व है, और साहित्यिक अभिव्यक्ति की दृष्टि से उनका महत्व है। और वो किसी पूरी जाति के विश्वास, विचारों को उसकी गहराई में पकड़ने का एक साधन है। तो कश्मीर में जो 3 पुराण रचे गए, उनमें सबसे बड़ा, सबसे विशाल और समझिए एनसाइक्लोपीडिया वो है विष्णु धर्मोत्तर।
धर्मोत्तर पुराण। विष्णु धर्मोत्तर पुराण यूं तो महापुराण 18 हैं। महापुराण 18 में उपपुराण शामिल नहीं होते हैं। इतना विशाल है ये, इसको फिर भी महापुराणों में नहीं रखा गया है। ये देखकर आश्चर्य है होता है कि कौन सा वो विषय है जो कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में नहीं, जिस पर विचार किया गया है, जिसके बारे में नहीं वर्णन है। विष्णु पुराण का, इसको विष्णु धर्मोत्तर यानी विष्णु पुराण का एक सप्लीमेंट माना जा रहा है, जबकि विष्णु पुराण के जितना विस्तार है, जो जितना विशाल है अपने का उसमें है, तो उतनी विशालता, उतना ही विस्तृत जो है विष्णु धर्मोत्तर पुराण भी है। आरंभ में पौराणिक विषय भी हैं, यानी एक पूरा समझे जो कॉस्मोलॉजी है पुराणों की, वो सारी कॉस्मोलॉजी, जो सेक्रेड ज्योग्राफी है पुराणों की, वो सारी, वो कितने लोग हैं, कितने द्वीप हैं, किस द्वीप में कहाँ है, कि जम्बू द्वीप का क्या स्थान है, वो कहाँ पर है, क्या उसकी स्थिति क्या है, इन सब द्वीपों का एक तो हुआ भौगोलिक वर्णन, दूसरे उनकी सारी जो वैचारिक गतिविधि, वहाँ कलात्मक गतिविधि जो होती रही है उस सब की, और फिर जो मनुष्य की चिरंतन खोज रही है गहरे सत्यों की प्राप्ति की, विशाल सत्यों के प्राप्ति की, उस खोज में भी यानी ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को, ईश्वर को विष्णु का रूप देकर विष्णु के महत्व को, विष्णु के महानता को, विष्णु के महात्म्य को, इस सब को स्थान मिला है इसमें विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। मैं आश्चर्यचकित हो गया। कुछ तो कथाएं इसमें ली गई हैं, कालिदास की विक्रम उर्वशी है, गंगावतरण है। राजा सगर ने जब गंगा को पृथ्वी पर लाया और वो शिव जी की जटाओं से बहते हुए इस पृथ्वी पर उतरी और सगर के पुत्रों और पौत्रों को उसने मोक्ष प्रदान कर दिया, मुक्ति प्रदान कर दी, वो सारी कथा पूरी की पूरी विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। कौशल का वर्णन, अयोध्या, जिस अयोध्या का आज अभी अभी वो वहां जहाँ मंदिर की प्रतिष्ठा हुई है और विश्व के इतिहास में एक हलचल सी उसने मचा दी है, वो उस अयोध्या को कहाँ कश्मीर, कश्मीर का भी दक्षिण भाग जहाँ उसकी रचना हुई थी, कब हुई थी ये भी देखना है। चौथी 5वीं शताब्दी के आसपास विष्णु धर्मोत्तर पुराण की रचना हो। उसमें क्या नहीं है, उसमें एक तो मैंने आपसे जैसे कहा कि सारा के सारा जो कॉस्मोलॉजी है पुराणों की, सेक्रेड ज्योग्राफी है पुराणों की, वो आ गई है। उसके अलावा जो कि मैथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, जो कि मिथक हैं, जो मिथक हमारे जीवन का एक अंग बन चुके हैं, जिन मिथकों से हमको अपने जीवन की गुत्थियां समझने और सुलझाने में सहायता मिलती है, वो सबसे महत्वपूर्ण जो भारतीय मिथक हैं वो इसमें विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कैसे आ गए हैं। फिर उसके बाद ले लीजिए आप साहित्य शास्त्र, छंदों का वर्णन, रसों का वर्णन। रसों का वर्णन देखिए, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र की रचना 2री शताब्दी ईसा पूर्व या 2री शताब्दी ईसा के पश्चात 2री शताब्दी में रचना की थी, जिसमें भाव और रस पर उनका और नाटक पर उनका प्रसिद्ध ग्रंथ जो है नाट्य शास्त्र, वो उसकी रचना हुई, जिसको एक टोटल क्या कहते हैं आर्ट फॉर्म माना जाता है, टोटल कला मानी जाती है नाटक को। उसका वर्णन है विस्तार से, और आदमी के जो साइकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर जो स्थायी भावनाएं हैं, इन स्थायी भावनाओं को जागृत करते किस प्रकार से एस्थेटिक एक्सपीरियंस, रसानुभूति होती है, इस पर विचार नाट्य शास्त्र में किया गया है। रस उसका बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। उस रस का सिद्धांत, इस पर कि सारा पूरे भारत का जो सौंदर्य शास्त्र है वो केवल साहित्य शास्त्र नहीं, केवल नाट्य शास्त्र नहीं, बल्कि पूरे भारत का जो सौंदर्य शास्त्र है वो उसके धुरी पर घूम रहा है।
तो उस रस का वर्णन हम देखते हैं बड़े विस्तार से अनेक अनेक अध्यायों में विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। और इसमें भी मैंने आपको कहा कि मैथोलॉजी की बात आपको मैंने की कि जो मिथक हमारे जनमानस का निर्माण करते हैं, हमारे लोकमानस में जिन्होंने अपना स्थान बना लिया है, उन मिथकों का वर्णन, सारे के सारे मिथकों का वर्णन उसमें है। तो इस ये जो है छंद शास्त्र का वर्णन, तो ये जो है ये एक दिखाता है कि कश्मीर के चिंतक आरंभ से ही ज्ञान विज्ञान का उनका कितनी पैठ थी, ज्ञान विज्ञान गहरा की संबंध। विभिन्न धाराओं में कितनी पैठ थी। तो यही नहीं, कला को लीजिए, मूर्तियां कैसे बनती हैं। लेकिन पहले आरंभ है कि मुंह वो पूछता है, वहां पर यहाँ भी कृष्ण आते हैं। कृष्ण के पौत्र हैं वज्र। वज्र जो हैं वो पूछते हैं मार्कंडेय मुनि से कि मोक्ष कैसे पाया जाए, जीवन में इस लोक में उस लोक में सुख की प्राप्ति कैसे की जाए। तो उसके उत्तर में वो पूजा, व्रत, दान, तीर्थ यात्रा, ये सब जो पुराणों के आम विषय हैं जिन हर एक पुराण में होते हैं, तो वो सब वो तो हैं ही हैं। लेकिन साथ ही साथ कला की बात उसमें आती है कि मूर्तियों की आइकॉनोग्राफी पर विचार है, मूर्तियां कैसे बनाई जाए, पूरा उसमें पूरी विस्तार से आइकॉनोग्राफी पर विचार मूर्ति कला पर है। मूर्तियों की स्थापना कैसे की जाए, मूर्तियों के निर्माण ही नहीं, मूर्तियों की स्थापना, मंदिरों की प्रतिष्ठा कैसे की जाए, ये सब इसमें विष्णु धर्मोत्तर पुराण में आ जाता है। और इसका ही सिर्फ नहीं, ये जो मूर्ति ही नहीं, मूर्तियों को के साथ साथ जो चित्रकला है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्र सूत्र। चित्र सूत्र में चित्र रचना का आरंभ कैसे हुआ, उसके साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण जो कलाकार हैं उनको सुझाव दिए गए हैं कि चित्रों को जीवंत कैसे बनाया जाए, चित्रों को सजीव कैसे बनाया जाए, लहराते हैं ध्वज को, पड़े हुए शव को कैसे चित्रित किया जाए। ये सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें जो सामान्य चित्रकार नहीं कर पाता, उसके बारे में गाइडेंस दी गई है, उसके बारे में परामर्श दिया गया है। साथ ही साथ ये कहा जाता है कि जो शेडिंग है, शेडिंग तो पश्चिम की देन है, ड्राइंग में, कला में शेडिंग पश्चिम की देन है। और यहाँ 3 प्रकार की शेडिंग का पहले तब की दी गई है, वर्तन का वर्णन किया है। 3 प्रकार की का, इसमें पॉइंटी लीनियर भी है, लीनियर भी है, हर प्रकार की शेडिंग का वर्णन किया हुआ है। और फिर ये हर प्रकार से दिया है कि कैसे किस चित्र को किस प्रकार से अधिक से अधिक प्रभावी बनाया जाए, इसके बारे में भी बात का पूरा वर्णन उसमें मिलता है। तो ये चित्रकला की ओर फिर उसके बाद रहता है चिकित्सा शास्त्र। चिकित्सा शास्त्र पर भी इसमें विचार है। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब, अब ये सब जो है ये पूरा संस्कृत भाषा में ही है? पूरा संस्कृत भाषा में है, लेकिन साथ ही देखिए कि संस्कृत भाषा में होते हुए भी गीत संगीत की जब बात करते हैं, और उन्होंने कहा कि चित्रकला तब तक अधूरी है जब तक कि नृत्य कला ना आए, नृत्य कला तब तक अधूरी है जब तक गायन विद्या का ज्ञान न हो। तो गायन विद्या में, इसमें संस्कृत में, प्राकृत में, अभ्रंश के अनेक अनेक गीतों का वर्णन, यानी टॉक्स ऑफ सॉन्ग्स रिटन इन दीज लैंग्वेज, यानी इस प्रकार से ये आम जनमानस के जो प्रिय विषय है गीत संगीत, और जो जिसमें कश्मीर सबसे आगे आदिकाल में था, कश्मीरी संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि गीत और संगीत और नृत्य ये उसके सांस्कृतिक जीवन के एक अभिन्न अंग थे। तो ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण में ये सब दिखाया, सबकी रचना है।
इतना विराट ये एक आयोजन है, एक विश्वकोश है। तो एक ये है, दूसरा हमारा जिसका हमने वर्णन पहले भी किया, और क्योंकि वो आधार है कश्मीर का, जो सारा नृतत्व शास्त्र है, जो सारी कश्मीर की कौन कौन सी जातियां कश्मीर में रहती थी, क्या उनका उनके पूरा वर्णन उनका, वो कहाँ से आई, क्या आई, कैसे उनका आपस में कमिंगलिंग, मिक्सिंग और कमिंगलिंग हो गई, और मिक्सिंग और उनकी मिक्सिंग और कमिंगलिंग से कैसे एक नई संस्कृति का वितस्ता के किनारे पर विकास हुआ, ये नीलमत पुराण का विषय। नीलमत पुराण में कहा गया है, लोगों से कहा गया है कि वो अपने अपने स्थान में नाटक मंडलियों का स्वागत करें, उनके रहने खाने ठहरने का प्रबंध करें, और नाटक मंडलियों का कर्तव्य है कि वो प्रेक्षा दान करें, यानी नाटक को एक दान के रूप में वो उनके सामने प्रस्तुत करके उनका मनोरंजन करें। और ये सब नाटक किस भाषा में थे? ये सब नाटक भी संस्कृत भाषा में ही थे, जो लोगों के सामने प्रदर्शित किए जा रहे थे। इन नाटकों में एक नाटक रत्नावली का भी वर्णन है, लेकिन शायद वो नीलमत पुराण से के बाद की बात है। जो हर्षदेव का ये रत्नावली है, उसका वर्णन कल्हण ने किया है। तो ये जो है, इस प्रकार से सारा संस्कृतमय था वातावरण उनका, और जो संस्कृति थी वो संस्कृत मूलक थी। इस प्रकार से दूसरा पुराण जो है, उस पुराण में भी तो है ही ये कथा कि कश्मीर का जन्म कैसे हुआ, कश्मीर का में लोगों का आपस में मिलना जुलना कैसे हुआ, आपस में उसका एक संस्कृति का विकास हुआ कैसे हुआ, लेकिन साथ साथ उनके उत्सवों की, उस एक उत्सव, यानी एक ओपन सोसाइटी का उसमें चित्र दिखाया। एक ओपन सोसाइटी जो कभी अशोक का अष्टमी पर अंगूरों के रस का और अंगूरों की देवी का पूजा कर, जो श्रावण उत्सव में जहाँ की कुमारी लड़कियों से जल क्रीड़ा करने को कहा गया है, जो जिनके पुरुषों और स्त्रियों को कहा गया है कि वो इरा पुष्पों से एक दूसरे का श्रृंगार करें। और फिर जो वर्णाश्रम धर्म की बात अक्सर संस्कृति और की बात छिड़ते ही, या वो भारतीय संस्कृति की बात छिड़ते ही करते हैं, उनके लिए ये है कि कहा गया है कि उत्सव मनाए जाएं, जैसे कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव यानी देखिए कितना एस्थेटिक है, कितना सौंदर्य इसमें की दृष्टि है इसमें, कि चांदनी पूरी चांद की रात में ऊपर अपने चांद को निहारते रहें, चांद के गीत गाते रहें, और इसमें पूरा परिवार और उनके सेवक जो हैं, यानी सर्वेंट्स तक को इन्वॉल्व किया गया है। तो इस प्रकार से अपने समय की पूरी संस्कृति का इस नीलमत पुराण में विस्तार से उसके हर रूप को सामने लाया है। फिर महिलाओं का, स्त्रियों की जो स्वतंत्रता, पूरी स्वतंत्रता है उसका, जिसका हमने उदाहरण अभी दे ही दिया, जो ओपन सोसाइटी रही है। फिर वो उनकी जो उत्सव जो हम आज भी मनाते हैं, ये सब हमको कश्मीरी भाषा में नहीं, संस्कृत में मिले। इसका मतलब ये है कि कश्मीर के जो पुराने ग्रंथ है, पुराना साहित्य है, वो एक प्रकार से संस्कृत की ही एक बहुत बड़ी, कश्मीर का संस्कृत के प्रति इतनी बड़ी देन है। देखिए मैंने कहा या वाइस वर्सा भी कह सकते हैं, कश्मीरी और संस्कृत कॉग्नेट भाषाएं थी, यानी जो वेदों की स्पीच थी, को ओल्ड इंडो आर्यन कहते हैं, उस ओल्ड इंडो आर्यन की एक शाखा से, या उस ओल्ड इंडो आर्यन से ही कश्मीरी काफी विकास हुआ है, संस्कृत काफी विकास हुआ है। और जैसे ब्यूलर ने कहा है कि अगर हमें भारतीय भाषाओं, जो इंडो आर्यन लैंग्वेजेस हैं, उनके विकास की कहानी कहनी है, तो हमको कश्मीरी भाषा का अध्ययन करना पड़ेगा। तो ये बात तो है ही है। तो मगर मैं उसकी ओर संकेत नहीं, मैं कह रहा हूँ कि साहित्य को जो देन है, उसमें हमने दो पुराणों का वर्णन किया, दो पुराणों का उल्लेख किया, तीसरा पुराण है वासुकी पुराण।
और यहाँ भी देखिए वासुकी पुराण कश्मीर प्रॉपर का पुराण नहीं है, वो भद्रवाह का पुराण है, भद्रावकाश। तो भद्रवाह का पुराण है और भद्रवाह के पुराण में वासुकी जो है, आपको मालूम है कि सांपों का वो उसको सर्पों का देवता माना जाता है, सर्पन डेटी माना जाता है, इम्पोर्टेंट सर्पन डेटी माना जाता है। तो उसकी वहाँ पूजा अर्चना होती है और रास्ते में जितने भी तीर्थ आते हैं उन सभी तीर्थों का उसमें वर्णन है। ये तो है, तो जैसा कि सभी पुराणों में होता है, लेकिन इसके साथ साथ आप ये देखिए कि इसमें हर्षदेव ने संस्कृत में नाटक लिखे हैं कुछ, उनमें से एक है नागानंद। तो उसमें नागानंद नाटक में दिखाया है किस प्रकार से गरुड़ों और सर्पों की, नागों की के युद्ध में जो जीमूत वाहन नाम का एक आदमी है, वो एक नागों की जान बचाने के लिए, गरुड़ को हर दिन एक नाग की आवश्यकता है, वो अपने शरीर को दे देता है। ये जीमूत वाहन की कहानी जो है, ये नागानंद नामक नाटक में हर्षदेव ने लिखी है, जो कि कश्मीर का नहीं था। तो ये कहानी कश्मीर कैसे पहुंची और कैसे उसका वर्णन एक छोटे से प्रदेश में, इसके बारे में अब भी लोगों में पूरा ज्ञान नहीं है कि वो कहाँ है, क्या है, उसकी स्थिति क्या है, उसके लोग क्या है, उसकी भाषा क्या है। तो उसके में वहां पर उसका वर्णन आया है, नागानंद के जीमूत वाहन का वर्णन आया है। और फिर बताया है कि 5 स्थान ऐसे हैं कि जिन 5 स्थानों में ये वासुकी की स्थापना हो सकती है, मूर्ति की स्थापना वासुकी के अबोध है, उसका निवास है वासुकी का। और वो निवास में कैलाश तो है ही है, कश्मीर के 2 स्थान भी हैं, वितस्ता और सिंधु का संगम, और फिर भद्रावकाश तो है ही है। तो पावन उन स्थानों में, 7 स्थानों में 3 तो कश्मीर मंडल में ही मिलते हैं हमें। उसके अतिरिक्त जहाँ भी हो, उसका मतलब है कि एक छोटे से कश्मीर के भूगोल के एक छोटे से भाग में ये सारी कहानी व्याप्त होना। और वहाँ का सबसे बड़ा डेटी देवता जो है भद्रवाह का, भद्रावकाश जिसे कहते हैं, वो वासुकी ही है। तो ये तीसरा पुराण, 3 पुराण कश्मीर ने संस्कृत साहित्य को दिए हैं, जिनमें से तीनों का एक तो अपना महत्व है और दूसरे भारत से स्थान स्थान पर हर बात में उसके संबंध को वो उजागर करते हैं। तो पुराणों के बाद एक और बात, महत्वपूर्ण बात ले लीजिए, जिसका महत्व शायद मेरे ख्याल में इससे भी अधिक है, वो है संस्कृत भाषा के व्याकरणों में सबसे महत्वपूर्ण तो पाणिनि का व्याकरण है, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के बारे में कुछ लोग तो ये कहते हैं कि स्वयं पाणिनि जो, हालांकि पाणिनि कश्मीर के नहीं थे, पाणिनि भी नॉर्थ वेस्ट हिमालयन एरिया के ही थे, उत्तर पश्चिमी भाग के ही थे। शालातुर गांव उनका, उसका नाम था, जहाँ उत्पन्न हुए थे, जो आज पाकिस्तान में, आज वो क्या वैली है, मैं नाम नहीं याद आ रहा। तो उसका वो भाग बहुत ही सुंदर स्थान था, वहां के थे। चंद्र गोविंद नाम के व्यक्ति ने चंद्र व्याकरण जो है उसको रिवाइज करके, उसके पाणिनि के व्याकरण को, उसमें जो कहीं क्लिष्टता रही थी, कहीं जो कुछ कम्युनिकेशन में गैप रही थी, तो वो सबको उसने रिवाइज करके अधिक सरल, अधिक सुगम बना दिया। और कातंत्र व्याकरण, दो व्याकरण की परंपराएं कश्मीर में थी, यानी संस्कृत भाषा का व्याकरण जो है उसका उद्गम भी कश्मीर रहा है। पतंजलि, उनके बारे में स्पष्ट कहा जाता है कि वो कश्मीर के ही थे। अनेक स्थानों पर उन्होंने कश्मीर का वर्णन किया है। जैसे एक स्थान पर वो कश्मीर का वर्णन करते हुए उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण देने के समय, कश्मीर जाओ और ओदन खाओ। हम कश्मीर जाओ और ओदन जाएंगे खाओ। और ओदन मीन्स कुक्ड राइस, पका हुआ। किस भाषा में है ओदन? संस्कृत में पतंजलि ने लिखा हुआ। ओके, कश्मीर जाओ और राइस खाओ। देवदत्त किसी आदमी का ABC। हाँ, हम कश्मीर जाएंगे
और ओदन खाएंगे, राइस। यानी कश्मीर का राइस तब भी प्रसिद्ध तब था, भी वो अलग प्रसिद्ध। बात है, लेकिन कश्मीर का वर्णन उन्होंने इतनी, जो राइस तक का, खाने तक का वर्णन करे, वो निश्चय से कश्मीर का ही का ही रहा होगा। होगा। इसके बारे में बहुत लोगों का ये बहुत ही सशक्त परंपरा है, जो ये व्याकरण रहा है इसमें। इसका पतंजलि रहे हैं जिन्होंने महाभाष्य लिखा है इसके, पाणिनि के व्याकरण पर, वो भी कश्मीर के ही। यह भी एक अजीब संयोग लगता है कि संस्कृत साहित्य का पहला नाटक कश्मीर में लिखा गया। ओ, पहला नाटक पहला नाटक संस्कृत। चौथी पांचवी शताब्दी के बीच लिखा हुआ शामिलक, शामिलक नाटककार का नाम है। नाटककार का नाम है। शामिलक का पादताड़ितक, पादताड़ितक नाटक, जिसको बरोन है, बरोन है उस पर लिखते हो, उसको चौथी पांचवी, ज्यादा से ज्यादा चौथी पांचवी शताब्दी का नाटक माना है। और कश्मीर का इसलिए हम मानते हैं कि अभिनव गुप्त ने, क्षेमेंद्र ने, और अनेक जो सूक्तियों का सूक्तावलियां हैं जिनमें कोटेशंस होती हैं संस्कृत की, अच्छे काव्य की कोटेशंस होती हैं सूक्तावलियों, उन सब में इसका नाम आया है। लेकिन इसका विषय एक बहुत ही विचित्र विषय रहा है, और वो विषय है शामिलक के इस नाटक का, वो है वेश संस्कृति। वेश संस्कृति में कोटिजन कल्चर। इसमें इसका आरंभ होता है कि एक जो कोटिजन होती है, वेश्या होती है, वो भट्टजेमूस नामक इस एक विट जो है, जो एक प्रोक्योरर कहेंगे हम उसका, उसके सिर पर पांव रखती है मदन सेना, कभी पाद ताड़ तक। तो वो पांव पांव रखती है और ये परेशान होता है। किसके ऊपर पाँव रखती है? एक विट है, मैंने कहा विट को संस्कृत में कहते हैं, अंग्रेजी में नहीं। हाँ, एक अंग्रेजी में प्रोक्योरर कहेंगे। प्रोक्योरर कहेंगे जी। वो पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ एन एंटायर कल्चर, ओके इट्स नॉट दैट इट्स ओनली जी वन पर्सन। जी। तो उसको वो उस सिर पर पांव रखती है और वो तिलमिला उठता है। पांव अपमान से नहीं तिलमिला उठता है, वो तिलमिला उठता है कि ये क्या हुआ, मुझे प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो वो अब सभी विटों की जो टोलियां हैं, जो वेश संस्कृति से संबंध रखने, वेश संस्कृति में कोर्टिजन कल्चर, उनसे संबंध रखने वाले लोगों के पास जाता है, पूछा कि इसका क्या उपाय किया जाए, क्या प्रायश्चित मैं करूं। तो वो लोग उस पर हंसते हैं, वो लोग उसका मजाक मनाते हैं। वो कहते हैं कि अंत में ये निर्णय होता है कि वो जो मदन सेना नाम की वेश्या है, जिसने उसके सिर पर पांव रखा था, वो हाथ में एक दर्पण रखकर अपना रूप निहारती रहे, और दूसरा जो है एक व्यक्ति उसके सिर पर पांव रखे, और ये आदमी जो है ये रूखे बाल रखकर इसको टुकुर टुकुर देखता रहे। ये कथा है, ये कहाँ का बहुत ही संक्षिप्त है। ये भाण है। भाण कहते हैं एक ऐसे नाटक को जो एक ही आदमी इसमें सभी रोल प्ले करता है, सभी भूमिकाएं। आकाश भाषित होता है, आकाश से आवाज आती है और ऊपर से वॉइस आती है, वॉइस ओवर को कहेंगे अब, तो वॉइस आती है। उस वॉइस के उत्तर में वो अनेक भूमिकाएं निभाने लगता है। वो एक ही व्यक्ति, इसको भाण कहते हैं, ये एक भाण है। ये ठीक है कि वेश संस्कृति से इसका संबंध है, लेकिन जिन लोग या तो राजा के बारे में या देवता के बारे में लिखते थे, वहाँ एक बहुत ही समाज के एक सामान्य, बिल्कुल सामान्य गिरे हुए समझे जाने वाले वर्ग पर एक पूरे का पूरा नाटक जो है वो केंद्रित है। इसमें हास्य है, समाज का जो चित्रण इसमें है, अपने समय के समाज का जो इसमें चित्रण है, वो बहुत ही यथार्थ है, बहुत ही रियलिस्टिक है, यथार्थपूर्ण है। वो सभी लोगों को एक एक करके समझे एक प्रकार से एक्सपोज किया गया है कि लोगों की हिपोक्रेसी कितनी है, और दिखाया गया कि ऐसे समाज में, वेश संस्कृति के समाज में, वेश्याओं का भी अपना अभी भी कला को छोड़ा नहीं था। कला उनमें थी, लेकिन कला के
यानी संगीत त्याबा की कला उनमें थी, लेकिन साथ ही ये भी कि समाज के लोग जो हैं किस प्रकार से हिपोक्रेटिक के ढोंग रचते हैं, और उसमें एक बहुत ही ज्वला लैंग्वेज जो इसकी है वो कठिन संस्कृत में होकर बहुत ही सामान्य संस्कृत, बहुत ही सबकी समझ में आने वाली संस्कृत है। और इसका उल्लेख जो है बहुत लोगों ने अपने इसमें किया है, और इसने भी ऐसी ही एक काव्य का उल्लेख किया है जिसका संबंध भी वेद संस्कृति से है। वो है दामोदर गुप्त, और दामोदर गुप्त भी कश्मीर का ही है। दामोदर गुप्त 9वीं शताब्दी का जयापीड़ के समय का लेखक है, और उसने कुट्टनी मत नाम का एक काव्य लिखा है। कुट्टनी मत काव्य में उसने भी कुटनियों और वेश्याओं और दूतों की संस्कृति का वर्णन करते करते पूरे समाज का चित्रण किया, अपने समय के समाज का चित्रण किया। यानी वो सबका सब पूरा चित्रण, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, कैसे जीवन की पद्धति थी, वो वेश संस्कृति का ही सिर्फ वर्णन नहीं है, वो एक पूरी सामाजिक व्यवस्था का वर्णन उसमें भी है। और उसके बारे में इसमें जो है, मैंने इसकी भाषा के बारे में कहा कि वो सबके समझ में आने वाली सामान्य संस्कृत थी। उसके जहाँ तक दामोदर गुप्त का संबंध है, दामोदर गुप्त की जो भाषा थी वो बहुत ही काव्यमय थी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी भाषा थी। उस भाषा के कारण, उस काव्यमयता के कारण, उस अलंकारमय भाषा के कारण उसका बहुत ही अपने समय में बहुत ही लोकप्रिय काव्य हो गया था। कारतक का उल्लेख होता है तो उसका नाम भी सामने हमारे आ जाता है। लेकिन विट के सिर पर पांव रखने वाली इस वेश्या के अतिरिक्त एक और नाटक है जो सचमुच में असाधारण नाटक है, और उसकी रचना कश्मीर में हुई है। बहुत ही असाधारण है। भरत के नाट्य शास्त्र में जो नाटकों का उल्लेख है, नाटकों का वर्णन है, परिभाषा दी गई है, उस परिभाषा से हटकर, लकीर से हटकर, बिल्कुल एक विषय की दृष्टि से भी और फॉर्म यानी संरचना की दृष्टि से भी जो बिल्कुल हटकर है, उसका नाम है आगम डंबर। आगम का आडंबर, आगम डंबर। इसकी रचना की है जयंत भट्ट ने। जयंत भट्ट जो है ये शंकर वर्मन के समय, शंकर वर्मन जो अवंती वर्मन के 8वीं 9वीं शताब्दी में 883 से 902 यानी 8वीं 9वीं 10वीं शताब्दी में शंकर वर्मन के समय में हुआ है। और इसमें अजब बात है, इसमें शंकर वर्मन और उसकी पत्नी जो सुगंधा है, जिनका आपने देखा होगा पटन में जाते जाते उनका वो सुगंधेश्वर मंदिर है, हाँ। जो कि दो बड़ी बड़ी वो है, एक सुगंधेश्वर दूसरा का होती है, तो उसको दो है, वो सुगंधेश्वर मंदिर कहते हैं उसको। सुगंधेश्वर मंदिर, दो मंदिर हैं, दो मंदिर, उनका वर्णन होता है। उसी शंकर वर्मा के बारे में, ये शंकर वर्मन के टाइम में बनाई गई। हाँ, एक तो शंकर वर्मा के टाइम में था, दूसरे शंकर वर्मा के बार बार नाम का उल्लेख है, और उसकी पत्नी समझे इसमें भाग लेती हुई दिखाई गई। सुगंधा बस में भाग लेती हुई दिखाई है। सुगंधा इनकी पत्नी थी इसकी, शंकर वर्मा, और उसी के नाम पर फिर वो मंदिर बनाया गया। करेक्ट? हाँ, सुगंधेश्वर मंदिर। हाँ, ये शंकर वर्मन की पत्नी थी। तो ये जो है, ये नाटक जो है, मैंने इसको लीक से हटकर इसलिए कहा, इसमें दार्शनिक विचारधाराओं के बारे में बहस है, डिबेट है, विचार है, विमर्श है। यानी कश्मीर में उस समय जो भी दार्शनिक विचारधाराएं प्रचलित थी, उन सभी विचारधाराओं का इसमें उल्लेख आता है। उन सभी विचारधाराओं को के बारे से हमें परिचित किया जाता है, चाहे वो न्यायिक हो, चाहे वो मीमांसक हो, चाहे वो शैव हो, चाहे वो शाक्त हो, चाहे वो शैव हो। तो ये सब जो उस समय के जितने भी धार्मिक वैचारिक मतांतर थे, विचारधाराएं थी, दार्शनिक विचारधाराएं, हम कहेंगे कि थियोलॉजी भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये हम कह सकते हैं इसको रिलीजियस
फिलोसफीज, फिलॉसफी। जितनी भी उस समय की धार्मिक दर्शन थे, उन धर्म दर्शन के क्या सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों को सामने लाया गया और कई का उपहास भी किया गया है। आराम इसका बौद्ध धर्म के एक शिष्य बैठे हैं और उनको एक बौद्ध जो है, जो गुरु उनका है, वो उनको शिक्षा दे रहा है बुद्ध के वचनों के बारे में, बुद्ध के सिद्धांतों के बारे में, आर्य वचनों के बारे में, संसार की क्षण भंगुरता के बारे में वो उनको शिक्षा दे रहा है। शिक्षा दे रहा है तो इतने में वृक्षों के झुरमुट में से एक संकर्षण नाम का एक ब्राह्मण निकलता है। संकर्षण नाम का जो ब्राह्मण है वो न्यायिक, न्यायिक मीन्स लॉजिशियन, न्यायिक डज नॉट मीन जस्टिस, तो न्यायिक निकलता है संकर्षण। और वो संकर्षण जो कि वेदों को सबसे महत्व देते हैं, तो न्यायिक वहां संकर्षण निकलता है और वो इन लोगों से बहस करना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि वो बहस करे, यहाँ बौद्धों का सम्मेलन हो रहा होता है। वो दोनों ये शिष्य और वो बौद्ध जो गुरु है, धर्मोत्तर उस गुरु का नाम था, वो दोनों जो हैं वो चले जाते हैं वहीं पर। ये भी उनके पीछे पीछे जाने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद दिखाया गया है कि वहां जब वे वहां जाता है तो वहां के मठ को देखकर ये आश्चर्यचकित रह जाता है। महलों से भी ज्यादा सुंदर बौद्ध मठ, महलों से भी ज्यादा सुंदर। बुद्ध की सोने की मूर्तियां हैं, हीरे जड़ी मूर्तियां हैं, और लोग जो हैं वो पूरी तरह से वहां पर उसी विलास में खो गए हैं। पूरे विलासमय वातावरण है, मुक्ति और मोक्ष का कोई वातावरण वहां पर नहीं है। ये सब बौद्ध भिक्षु वहां जाते हैं तो ये चाहता है इन लोगों से कोई डिबेट कर रहे इस बात पर, और ये पूछे उनसे कि ये जो उन्होंने बौद्धों का है ये कि आत्मा नहीं है, या जो उनका क्षण भंगुरता के बारे में है, उस पर ये चाहता है बहस करना। और ये जानना चाहता है कि जो वेद वेदांग से संबंधित जो दर्शन है उसका लोप क्यों हो रहा है, उसकी प्रबलता क्यों क्षीण हो रही है, ये जानना चाहता है। तो तभी ये मुड़कर उसका वो सेवक आता है, कहता कि सभी यहाँ भीड़ जो है एक जगह लगी हुई है, तो सारी भीड़ उसी ओर जा रही है, मठ की ओर ही। वहाँ क्या कर रहे हैं, वहाँ घंटी बजती है, पता लगता है वो भोजन के लिए जा रहे हैं। और भोजन में क्या ले रहे हैं बौद्ध भिक्षु? भोजन में शराब, भोजन में मांस, मांस और शराब, और उसका कोई उनको ध्यान नहीं है। और शराब से भी ज्यादा शराब पिलाने वाली स्त्रियों की ओर उनका ध्यान है। यही लोग जो अभी बहस कर रहे थे कि संसार क्षण भंगुर है और चार आर्य सत्य क्या है, वही उन्हीं लोगों को ये वहां जाते हुए भीड़ लगाते हुए देखा। फिर एक और अंक में दिखाया जाता है जैन साधु। जैन साधुओं को क्षपनक कहते हैं। इसका संकर्षण का जो ये जो न्यायिक संकर्षण है, उसका जो सेवक है, वो सेवक उस क्षपनिका का रूप धारण करता है जो मिल से के पास आती नहीं है, और वो उसी की जैसा वेश बदल कर उसके पास जाता है। और जब वो उस क्षपनक उसके पास जाने लगता है तो वो डिस्कवर हो जाती है कि ये पुरुष है। तो उसको वो पीछे से वास्तविक क्षपनिका भी आती है और वो उसको मोर के उस पंखों से वो पीटती है। इतनी देर में दिखाया गया है कि एक कोई ठक्कर है, उसने 1000 क्षपनकों को भोजन के लिए बुलाया है, और वो सब के सब क्षपनक जो हैं वहीं जा रहे हैं। इसके बाद शैवों को लाया, शैवों के बारे में अब लाता है ये इसको शंकर वर्मन को। तो शंकर वर्मन ने घोषणा की है कि जो ये वाम मार्गी शैव हैं, तो ये जो हाँ शैव आते हैं, शैव अपने वो भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना है कि जो शंकर वर्मन है वो शैवों को अपने कुकृत्यों के लिए शहर से निकाल रहा है, को शहर को बुरे विचारों के लिए, बुरे कार्यों के लिए, दुष्चरित्र के लिए उनको निकाल रहा है, और वो घबरा जाते हैं। फिर संकर्षण को समझाने आता है कि ऐसी बात नहीं, निकाल नहीं रहे हैं,
सामान्य धर्म जो है सब लोग माने, सामान्य धर्म है, अहिंसा है, सच बोलो वगैरह, सामान्य धर्म का पालन करो, लेकिन दुराचार मत, धर्म के नाम पर दुराचार मत करो, ये राजा का कहना है। तो ये राजा से कहने के लिए इनको समझाता है। उससे पहले वो कहते हैं क्यों ना रानी सुगंधा पर जोर डाला जाए। ये शैव जो हैं, वामपंथी शैव जो हैं, जो मांस शराब वगैरह सब डील करते हैं, वो कहते हैं क्यों ना रानी सुगंधा पर जोर दिया जाए, डाला जाए। लेकिन ये इनको फिर समझाता है। उसके बाद ये होता है कि रानी सुगंधा सचमुच जो है अलग अलग धार्मिक विचार रखने वाले उनके नेता होते हैं, उनके प्रतिनिधि होते हैं, उनको आपस में बुलाती है और उनको उनके साथ, जैसे भागवत हैं, भागवतों की और वेद अनुगामियों की, जो वेदों को मानने वाले हैं, उनकी आपस में बहस कराती है, उनकी आपस में वो सुलझाने की कोशिश करती है। इस प्रकार से दिखाया गया है। तो उनका मूल उद्देश्य जो होता है वो है समाज में एक समान आचरण जो है, आचरण की शुद्धता जो है, उस पर जोर देना है उनका। दुराचार से बचने की, धर्म के नाम पर दुराचार को रोकने का उनका उद्देश्य है। तो रानी सुगंधा जो है उनको बुलाती है और उनको उसका पूरा अलग पूरे का पूरा बहस होता है। और इसमें बीच में यह भी दिखाया गया है कि क्षपनक जब उनसे बात करता है, बौद्धों से, बौद्ध भी नहीं, बौद्ध भिक्षुओं से, तो वो बौद्ध भिक्षु इतने उत्तेजित होते हैं कि वो उसको मारने को तैयार हो जाते हैं और आपस में हाथापाई तक होने की नौबत आ जाती है, जिसको कि कुछ मध्यस्थ विचारक जो हैं वो उसको रोक लेते हैं। अंत में फिर जब पूरा एक रानी सुगंधा के उस अध्यक्षता में पूरी तरह से ये अंत में निर्णय होता है कि जैसे किसी शहर में जाने के लिए, किसी महल में जाने के लिए अनेक दरवाजों से प्रवेश किया जा सकता है, वैसे ही मोक्ष की प्राप्ति के लिए, धर्म के चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनेक मार्ग हैं, उन मार्गों को अपनाया जा सकता है। ये आगम डंबर की कहानी है। लेकिन आगम इसके बीच में हर प्रकार के जो धार्मिक मत और दार्शनिक मत वाले हैं, उनको तरह तरह से एक्सपोज किया जाए, उघाड़ा जाता है, उनको बिल्कुल पर्दाफाश उनका किया जाता है सबों का। हर एक में मैंने आपको बताया क्षपनक कैसे क्या व्यवहार करता है। शैव जो है वो घबरा जाते हैं कि हम दुराचार कर रहे हैं, और वो शैव शहर को छोड़ने को, भागने को तैयार हो जाते हैं। वो बहस उनकी आपस में रखती हो तो वहां हाथापाई की नौबत हो जाती है। तो ये सब जो है ये इस नाटक में जो अपने ढंग से बहुत विशेष है। और मैं आपको बता दूं, इस नाटक की विशेषताओं पर, जिसमें कोई नायक नहीं है, कोई विशेष नायिका भी नहीं है, कोई विशेष थीम भी नहीं है, ये एक बहुत ही अपने समय का, बहुत, इसको आजकल का एपिसोड नाटक कहेंगे, उसको छूता हुआ लगभग ये नाटक है। इस नाटक के बारे में लोगों का ये आजकल रिसर्च हो रही है। अमेरिका के विद्वान, अमेरिका के पश्चिम के विद्वान इस नाटक को बहुत ही महत्व दे रहे हैं, इसकी विशेषताओं के कारण।